हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? बस सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए, ग्रेट। सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर तो जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। एक्साइटेड एवरीवन? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछनी भी थी और आप लोगों का ओपिनियन भी लेना था इस बात को लेके कि मैंने ना एक चेंज किया है पीपीटी स्टाइल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना दो तरह के कमेंट्स आ रहे थे। कल जब हम कमेंट्स एनालाइज कर रहे थे तो एक तो कमेंट आ रहा था कि हम कभी कभी आप ना कमेंट कंटेंट के ऊपर आ जाती हो, तो उस चीज़ को सॉल्व करने की हमने कोशिश करी है। और दूसरी चीज़ जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की, बहुत सारे बच्चे ना साउथ इंडिया से हैं जो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और उनको हिंदी नहीं आती है, तो एक हमने इस क्लास में सबटाइटल्स ऐड करने की कोशिश की है। तो ये दो चीज़ें हमने की हैं। इसके लिए पीपीटी को मैंने थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे कि जो सबटाइटल्स आएंगे वीडियो पे वो आपके कंटेंट के ऊपर ना आए, और जो मैं हूँ, मेरी जो पिक्चर है वो भी आपके कंटेंट के ऊपर ना आए। तो ये दो चीज़ें की हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये दो चेंजेस से क्या चीज़ें बेटर हुई हैं या पुराने वाले फॉर्मेट पे ही हम आ जाएं। तो आप लोगों के कमेंट्स आज हम बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना, आफ्टर द सेशन। चलिए, आ जाते हैं आज के सेशन पे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ, और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ऑस्टेंटेशियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है। जिस शब्द के लास्ट में ओ यू एस लगता है वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। ऑस्टेंटेशियस इंसान क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस इंसान जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है? दिखावा करता है, शो ही होता है, बाकी लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि भाई मेरे पास देखो कितना पैसा है। तो वो इंसान क्या कर रहा होता है? बाकी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। कैसा होता है ऑस्टेंटेशियस इंसान? बहुत खर्चा करता है, तो क्या बोल सकते हैं उसको? क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट होता है, बहुत लाविश होता है, बहुत ज्यादा खर्चा करता है। प्रॉफ्लिगेट होता है। प्रॉफ्लिगेट भी क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले। इसके जितने भी काम होते हैं वो ग्रैंडियोस वे में करता है। ग्रैंडियोस भी बहुत शो ऑफ करके बहुत महान महान चीजें करता है। बहुत पॉम्पस होता है, बहुत शो ऑफ करता है। एक और वर्ड क्या होता है? फ्लैम्बायंट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बहुत फ्लैम्बायंट होता है, बहुत शो ऑफ करता है। तो सच पर्सन, सच पीपल, ये सारे एडजेक्टिव से जितने भी हमने किए, और ये सारे लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ करने का वर्ड क्या होता है? फ्लॉन्ट करना। तो दीज पीपल फ्लॉन्ट अ लॉट, बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट जैसा एक और वर्ड होता है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब क्या होता है? ये वर्ब थे, शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, फ्लाउट करना। इसका मतलब क्या होता है? आप रूल्स को तोड़ रहे हो। रूल्स को तोड़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? रूल्स को ट्रांसग्रेस कर रहे हो। रूल्स तोड़ रहे हो मतलब वायलेट कर रहे हो रूल्स को, इन्फ्रिंज कर रहे हो रूल्स को, ब्रीच कर रहे हो, कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब होता है कि आप रूल्स को तोड़ रहे हो, रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। अच्छा, हमने ये वर्ड किया प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट जैसे दो तीन वर्ड्स होते हैं। तो पहला वर्ड क्या था? प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट क्या मतलब क्या होता है? शो ऑफ करने वाला, है ना। वो इंसान जो क्या करता है? फ्लॉन्ट करता है। इसको ना वेस्ट करने का भी बोलते हैं, स्क्वांडरिंग भी बोलते हैं। स्क्वांडरिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान क्या करता है? बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करता है। पैसा वेस्ट करने का एक और वर्ड होता है फ्रिटरिंग अवे। फ्रिटरिंग अवे शब्द का मतलब भी क्या होता है? कि वो इंसान बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करता है। अच्छा, प्रॉफ्लिगेट जैसा एक और वर्ड होता है, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोडिगल। फिर एक वर्ड होता है प्रोडिजी। फिर एक वर्ड होता है प्रोडिजियस। इन सब में प्रॉफ्लिगेट, प्रोडिगल और प्रोडिजियस, ये तीनों तो एडजेक्टिव हैं, बस एक ही नाउन है, और वो कौन सा नाउन है? नाउन इज प्रोडिजी। तो ये नाउन है, बाकी सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या है? बाकी सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव। प्रोडिगल इसी का सिनोनिम है, मतलब ऐसा इंसान बहुत क्या करता है? वेस्ट करता है पैसे को ना, वेस्टिंग। प्रोडिजी किसको बोलते हैं? जीनियस को। तो वो कैप प्रोडिजी जो बुक है वो इसीलिए कि वो कैप का जीनियस बन जाओगे आप। तो प्रोडिजी, जीनियस। प्रोडिजियस क्या होता है? कोई चीज बहुत ही बड़ी है, कोई चीज बहुत ही ह्यूज है, उसको आप बोलते हो प्रोडिजियस। तो कभी भी इनमें ना कंफ्यूज मत होना।
देखने में वर्ड्स एक जैसे हैं बट मीनिंग सबका अलग अलग। कोई परेशानी किसी को? हाँ, स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, ऐसा इंसान जो बहुत पैसा बर्बाद करता है उसको आप क्या बोलते हो? स्पेंड थ्रिफ्ट। हद से ज्यादा पैसा बर्बाद करने वाले। चलिए वापस आ जाते हैं। तो बहुत दिखावा करता है, बहुत शोई होता है, बहुत प्रिटेंशियस होता है, बहुत दिखावा करता है। एंटोनिम्स मॉडेस्ट है, बहुत डाउन टू अर्थ है, सिंपल है, हम्बल है, कोई दिखावा नहीं है। तो उसका जो दिखावा करने वाली लाइफस्टाइल थी उसमें लग्जरी गाड़ियां थी और बहुत ही महंगी महंगी वॉचेस थी। वो इतना दिखावा करता था, बहुत लग्जरी लग्जरी कार्स में घूमता। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत चमक रही है, आप उसको क्या बोलते हो? फ्लैशी। तो मुझे चमकने वाली चीज के कुछ सिनोनिम्स बता दो। बहुत ज्यादा चमकीली भड़कीली, उसको क्या बोलते हैं? गॉडी है। बहुत चमकीली भड़कीली है। और क्या बोलते हैं? गैरिश है, बहुत चमकीली भड़कीली है। शोई है, बहुत चमकीली भड़कीली है। ऑस्टेंटेशियस तो वर्ड लिखा ही था, अभी हमने सिनोनिम्स में भी लिखा हुआ था। ऑस्टेंटेशियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा दिखावा है उसमें, बहुत ज्यादा चमकीली भड़कीली वो चीज है। अच्छा, थोड़ा सा अगर पॉजिटिव टोन में बात करें तो चमक रही है तो रेडियंट है, डैजलिंग है। इनका मतलब क्या है? चमक रही है, ल्यूमिनस है, उसमें से लाइट आ रही है, ब्राइट है। मतलब वो चीज कैसी है? बहुत ही शाइन कर रही है, बहुत ही शाइनिंग है। ग्लेयरिंग है, राइट, ग्लीमिंग है, ग्लिटरी है, वेरी नाइस, ग्लिटजी है, शाइनिंग है, शिमरिंग है। सबका मतलब वो चीज चमक रही है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज आउट मनूवर। सबसे पहले तो उस पर डबल स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आउट मनूवर का मतलब क्या होता है? कि आपने किसी को क्रॉस कर दिया, आपने एक तरीके से उसको हरा दिया, आपने उसको पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? कि आपने उस इंसान को क्या किया है? आपने उस इंसान को आउट मनूवर किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो। तो आपने उस इंसान को हरा दिया या उसके ऊपर कोई फायदा उठा लिया, बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ। तो आउट स्मार्ट कर दिया आपने, उसको पीछे छोड़ दिया। आउटविट कर दिया, बुद्धि में उस इंसान को आपने क्या किया? पीछे छोड़ दिया। आउट फॉक्स कर दिया, फॉक्स बोलते हैं चालाकी के लिए। तो चालाकी में उस इंसान को आपने क्या किया? पीछे कर, उस इंसान को क्रॉस कर दिया। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है मिस्टर ट्रम्प ना, उनकी मम्मी पापा ने उनका नाम ट्रम्प क्यों रखा होगा? तो ट्रम्प करने का मतलब भी क्या होता है? आपने उस इंसान को क्रॉस कर दिया, हर किसी से आगे निकल गए आप, चतुरता से अपनी। मीन्स आपने उनको क्या कर दिया? ट्रम्प कर दिया, पीछे छोड़ दिया। एंटोनिम्स, आप हार गए, आपने सरेंडर कर दिया, आप फेल हो गए, आपने क्या किया? गिव अप कर दिया, आपने गिव इन कर दिया, हार मान ली। तो छोटी सी कंपनी जो थी उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को क्रॉस कर दिया। किस चीज से क्रॉस कर दिया? बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग करके। वो छोटी सी जो कंपनी थी वो इतनी बढ़िया मार्केटिंग कर रही थी कि उसके कॉम्पिटिटर से भी वो क्या हो गई? आगे निकल। सर, इस आउट मैन्यूवर में एक वर्ड था मैन्यूवर। ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इस वर्ड को भी देखते हैं। हमारा वर्ड क्या है? मैन्यूवर। इसकी स्पेलिंग देखो, याद कैसे करना है? जब भी कोई स्पेलिंग याद करनी हो तोड़ तोड़ के याद करो। दोनों स्पेलिंग इसकी होती है, एक स्पेलिंग ये होती है मैन यू वर, मैन यू वर, और दूसरी स्पेलिंग में क्या होता है इसका? मैनो, बस एक ओ ऐड हो जाता है, मैनो यूवर। मैन्यूवर भी सही होता है और मैनोयूवर भी सही होता है। ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। इसका मतलब होता है बहुत सोच समझ के कोई एक्शन ले लो, उसको बोलते हैं मैन्यूवर, मीन्स अ प्लान्ड एक्शन। आपने बहुत सोच समझ के एक्शन। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स कभी कभी वर्ब का रोल भी प्ले करते हैं। जब ये वर्ब का रोल प्ले करते हैं, इसका मतलब क्या है? कि आप आगे किसी चीज को गाइड कर रहे हो या किसी चीज को आगे लेके जा रहे हो, दैट मीन्स आप मैन्यूवर कर रहे हो उस चीज को। तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो। और गाइड भी कैसे कर रहे हो? बहुत केयरफुली कर रहे हो, बहुत सोच समझ के कर रहे हो, बहुत दिमाग लगा के कर रहे हो उस चीज को गाइड, उसको बोलते हैं मैन्यूवर कर। तो ये दोनों वर्ड्स आपके नाउन भी हैं, ये दोनों वर्ड्स आपके वर्ब्स भी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डबल स्टार मार्क करके। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीएम्प्टरी। देखो लास्ट में ओ आर वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव।
परियमशु शब्द का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हें मेरी बात माननी है, मैंने तुम्हें ये ऑर्डर दे दिया है, यू विल हैव टू फॉलो, आपको हर हालत में इस बात को मानना पड़ेगा। कमांडिंग, कमांडिंग मीन्स मैंने ऑर्डर दे दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुरंत की तुरंत आप इसको फॉलो करें। कमांडिंग, ऑर्डर दे दिया। अथॉरिटेरियन, ऑर्डर दे दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा। डिक्टेटोरियल मीन्स ऑर्डर दे दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं क्या हो रही हूँ, मैं बॉसी हो रही हूँ। बॉसी मीन्स आई हैव गिवन यू द ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो इट। मैं इंपीरियस हो रही हूँ। इंपीरियस इज ऑल्सो व्हाट, कि मेरी बात तो माननी ही माननी पड़ेगी। मैं डोमिनियरिंग हो रही हूँ, मीन्स यू विल हैव टू फॉलो मी। एंटोनिम्स, मैं बहुत पोलाइट हूँ, बहुत हम्बल हूँ, बहुत जेंटल हूँ। मान लो यार, प्लीज मान जाओ ना, ऐसे बातें कर रही हूँ। तो ऑफिसर ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि तुरंत की तुरंत खाली करवा दो बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग को क्या करो, तुरंत की तुरंत खाली करा दो, ऐसा ऑर्डर उस ऑफिसर ने। ऐसे जो लोग इस तरीके से रूल करते हैं, इस तरीके से ऑर्डर देते हैं, उनके लिए क्या इडियम यूज करते हो, उनके लिए इडियम यूज करते हो, रूल विद एन आयरन फिस्ट। रूल विद एन आयरन फिस्ट का मतलब क्या है, लोहे की मुट्ठी से रूल करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब उनका जो गवर्नेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है कि आपको ऑर्डर तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। वो क्या करते हैं, दे क्रैक द विप। क्रैक द विप, इसको क्या बोलते हैं विप को हिंदी में? एक मूवी थी उसमें विप का बहुत यूज करते थे पहले के। हाँ उसमें ना विप को हिंदी हिंदी वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आपने देखा होगा ना ऐसे, मतलब एक लंबा सा ऐसे कोड़े, राइट, कोड़े मारते हैं उससे, हाँ बिल्कुल सही बोला। उसको बोलते हैं विप, कि अगर मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो क्रैक द विप का मीनिंग क्या है, वही कि आप बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल कर रहे हो, रूल हार्शली। हंटर बोलते हैं, राइट, क्रैक द विप। अच्छा, एक और इडियम होता है आपका हैवी हैंडेड होना। तो अगर कोई इंसान हैवी हैंडेड है, इसका मतलब भी क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल कर रहा है। हैवी हैंडेड पे डबल स्टार मार्क करना बहुत बड़ा एग्जाम में आया है। तो हैवी हैंडेड का मतलब क्या है कि क्या है, बहुत ज्यादा हार्शनेस है उसके रूल, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, दबाने वाला रूल है, ऑप्रेसिव रूल है। लोगों को क्या किया जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है। तो हैवी हैंडेड के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है कि अगर हैवी हैंडेड रूल है, मैम चाबुक को बोलते थे, राइट, चाबुक भी। एक हैवी हैंडेड का मतलब तो क्या होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्शनेस है। दूसरा हैवी हैंडेड का मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं हैवी हैंडेड के, है ना। दूसरा मतलब होता है कि आप बड़े गंदी तरीके से काम कर रहे हो, आपके काम में ना वो कला नहीं है, आपका जो काम है बहुत खराब है, क्लमसीनेस है आपके काम। क्लमसीनेस का मतलब समझते हो, क्लमसीनेस में आप कुछ भी कर रहे हो, कोई कला ही नहीं है, बहुत ही गंदा काम कर रहे हो, उसको भी हैवी हैंडेड। तो दोनों मीनिंग हैवी हैंडेड के। क्लियर? हम आवाज ठीक नहीं आ रही, नाउ इज इट ओके बेटा? मैंने माइक थोड़ा और पास लगा लिया, आई होप इट इज ओके ना। थोड़ा सा कम कर दो, आवाज बहुत तेज हो रही है तो, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज पार्सिमोनियसली। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे? लास्ट में ओ यू एस लग रहा है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो पार्सिमोनियसली मीन्स अब बहुत कंजूसी वाले मेथड से चल रहे हो, इन एन एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मैनर, मतलब खर्चा करना ही नहीं है। क्या हो गए हो, बहुत ही ज्यादा कंजूस हो गए हो। स्टिंजली, बहुत ज्यादा कंजूस हो। मिजरली, फ्रूगली, फ्रूगली थोड़ा सा पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है, ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव टोन के होते हैं। इनका मतलब होता है कंजूस वाले तरीके से, और इसका मतलब होता है सोच समझ के खर्चा कर रहे हो। एंटोनिम्स, बहुत खर्चा कर रहे हो, बहुत लाविश हो। लिबरली, बहुत खुले दिमाग वाले हो, खूब खर्चा कर रहे हो। तो वो बहुत कंजूसी से रहता था, हालांकि वो बहुत सैलरी कमाता था, बट वो कैसे रहता था, बहुत कंजूसी से रहता था, बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। अच्छा, जो लोग कंजूसी से रहते हैं उनके लिए क्या क्या ईडियम्स यूज करते हैं, वो अपनी पर्स की स्ट्रिंग को टाइट करके रखते हैं। टाइटन वंस पर्स स्ट्रिंग्स, पर्स खुलता ही नहीं है उनका, एक एक पैसा दबा दबा के रखते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पेनी पिंचिंग, मतलब मुट्ठी हमेशा बंद करके रखते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड, या फिर क्या बोलते हैं, टाइट फिस्टेड। एक एक पैसे को देखते हैं कहाँ जा रहा है,
वॉच एवरी पेनी, एक एक पैसा उनका कहाँ खर्चा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कंजूसी से रहते हैं। मतलब व्हाट आर दे, ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही स्टिंजी होते हैं। इनको हाँ मेजरली भी बोलते हैं, निगर्डली भी बोलते हैं, पार्सिमोनियस भी बोलते हैं, पेनियोरियस भी बोलते हैं। बहुत कंजूस, हद से ज्यादा कंजूस। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड 4 बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्यूटी, सुंदरता, आकर्षण, पल्क्रिट्यूड। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। फिजिकल ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस, मतलब बहुत सुंदरता है, ब्यूटी है, अट्रैक्टिवनेस है, लवलीनेस है, मतलब वो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सुंदरता है। एंटोनिम्स बहुत ही गंदा है, अगली है, अनअट्रैक्टिव है, प्लेन है, बिल्कुल साधारण सा एक वर्ड होता है होमलीनेस, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। हाँ, द वर्ड इज व्हाट, होमलीनेस। होमलीनेस देख के लगता नहीं है कि इसका मतलब होगा कि वो चीज अट्रैक्टिव नहीं है। ये होमलीनेस वर्ड कैसे बना, आप कैसे याद भी कर सकते हो, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब होमलीनेस है, मतलब कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है, घर की नॉर्मल सी चीज है। तो एक्ट्रेस की तारीफ की गई उसके ग्रेस के लिए और उसके पल्क्रिट्यूड के लिए, मतलब इतने अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, इतनी सुंदर थी, तो इसलिए क्या की गई, उस एक्ट्रेस की बहुत ज्यादा तारीफ की। अगले वर्ड में आते हैं लिम्बो। लिम्बो कल हमने प्रोफेशन क्लास में भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। लिम्बो मीन्स अटका हुआ है, अटका हुआ है मीन्स अप इन द एयर है, अनसर्टेन है, कोई क्लियर डिसीजन नहीं है। लिम्बो, पता ही नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, सस्पेंशन है, प्रेडिक, इन दोनों का तो मतलब है लटका हुआ है, इसका मतलब है प्रॉब्लम है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। रेजोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन मिल गया है। सर्टेनिटी है भाई, यही होगा, स्टेबिलिटी है, चीजें सही है। तो इतने सारे एम्प्लॉयज जो है फंसे हुए हैं जब कंपनी ने अचानक से लोगों को निकालने की बात कर दी। तो कंपनी ने अचानक से लोगों को निकालने की बात कर दी, तो इतने सारे एम्प्लॉयज क्या थे, इतने सारे एम्प्लॉयज लिम्बो में थे, मीन्स फंसे हुए। लिम्बो में है कोई चीज, मतलब अप इन द एयर, पता ही नहीं क्या, मतलब ऑन होल्ड है चीज, चीजें होल्ड पर है। अच्छा, हमने यहाँ पे ले ऑफ की बात करी, मुझे कुछ कुछ इडियम्स बता सकते हो ले ऑफ से रिलेटेड। अगर आप किसी को ले ऑफ करते हो या कोई किसी को ले ऑफ करता है तो उसको क्या दिया जाता है, पिंक स्लिप दी जाती है। आपने उसको क्या दिया, पिंक स्लिप दे दी, उसको आपने सैक कर दिया, गेट द सैक, उसको निकाल दिया। गिव समवन द वॉकिंग पेपर्स, उस इंसान को आपने क्या दे दिया, वॉकिंग पेपर्स दे दिया। किसी को बहुत बुरी तरीके से जॉब से निकाला है तो उसको बोलते हैं गिव समवन द बूट, उस इंसान को बूट दे दिया। इसका मतलब क्या है, उस इंसान को डिसमिस तो किया है लेकिन बहुत ही क्रूरता से, हार्शली, कि भाई तुम निकल जाओ, उस इंसान को ले ऑफ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, सैक कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है। वेरी नाइस, मीन्स उस इंसान को जॉब से निकाल दिया। सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, निकाल देना, ले ऑफ कर दे। वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज चाइड करना। चाइड करने का मतलब क्या है, कि आप उस इंसान को डांट रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी इंसान को डांटना गलती के लिए, अच्छा बहुत माइल्डली डांटते हैं, चाइल्ड में बहुत ज्यादा नहीं डांटते, हल्का फुल्का डांटते हैं। तो आप किसी इंसान को डांट, रिब्यूक कर रहे हो, रेप्रीमैंड कर रहे हो, एडमोनिश कर रहे हो, मीन्स उस इंसान को डांट रहे हो, चेस्टाइज कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को डांट रहे हो। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तारीफ वाले वर्ड्स याद दिलाओ, यूलोजाइज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, मीन्स तारीफ। तो टीचर ने बच्चों को डांटा, क्यों डांटा, क्योंकि उन्होंने अपने असाइनमेंट्स बहुत देरी से सबमिट किए, इसलिए टीचर ने क्या किया, बच्चों को डांटा। अच्छा, मुझे यहाँ पे लेट वर्ड लिखा हुआ था, लेट और लेटली में डिफरेंस बता सकते हो, बहुत बार एग्जाम में आता है। लेट का मतलब क्या है, कि आप समय से लेट हो, है ना। तो लेट वर्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है नॉट ऑन टाइम, आप समय पर नहीं हो,
आप लेट हो। एक दूसरा लेट होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं लेट मिस्टर सुरेश। तो लेट मीन्स दैट पर्सन हैज डाइड। तो अगर किसी इंसान के लिए आप लेट यूज कर रहे हो, इसका मतलब उस इंसान की डेथ हो चुकी है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, वो काम अभी अभी हुआ है। तो कोई भी चीज अगर लेटली हुई है मतलब वो चीज कैसी हुई है, रिसेंटली हुई है। तो दोनों वर्ड्स दिखने में एक जैसे हैं बट इनका मीनिंग एकदम अलग अलग होता है। मीनिंग्स आर डिफरेंट, याद रखना। बहुत बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज नेसेंट। नेसेंट मीन्स नया नया है, अभी अभी डेवलप ही हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, जस्ट बिगनिंग टू एग्जिस्ट, अभी अभी नया नया आ रहा है। इमर्ज कर रहा है, एम्ब्रियोनिक है, इंसिपिएंट, अभी नया नया आ रहा है। नए नए आने को और क्या बोलते हैं? फ्लेजलिंग है, मीन्स अभी अभी नया नया आ रहा है। बर्डिंग है, अभी अभी नया नया आ रहा है। डेवलपिंग है, ग्रोइंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज कैसी है, अभी अपनी नेसेंट स्टेज में। बड़ा प्यारा वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, इनकोएट है, नया नया है, मीन्स नेसेंट है। अच्छा, कोई चीज नई नई आ रही थी और आपने उसको उसके नए नए सालों में ही तबाह कर दिया, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेजेस। फॉर्मेटिव मीन्स डेवलप हो रही थी, तो जब वो चीज डेवलप हो रही थी आपने उसे तभी तबाह कर दिया, निप इन द बर्ड। अच्छा, एक इसके दूसरे मीनिंग्स होते हैं। वो इंसान के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इंसान अभी नया नया है, मतलब वो इंसान कैसा है? इनएक्सपीरियंस्ड है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। तो कोई भी इंसान अगर वेट बिहाइंड द ईयर्स होता है मतलब उसे भी कुछ आता नहीं है, वो अभी एकदम क्या है? नया नया है। उसको ग्रीन हॉर्न भी बोलते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है ग्रीन हॉर्न भी। अब बेब इन द वुड्स भी बोलते हैं, मतलब वो इंसान अभी क्या है? नया नया है। नया नया को रूकी भी बोलते हैं, नियोफाइट भी बोलते हैं। नया नया है, अभी कुछ नहीं आता उसको। तो नेसेंट मीन्स नया नया है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मैच्योर है, डेवलप्ड है, एस्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छे से आता है उसे चीजें। तो कंट्री जो है बहुत पैसा लगा रही है अपनी नई नई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो हमारी नई नई इंडस्ट्री है, उसमें हम बहुत पैसा लगा। हाँ, एक और वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, अमेट्योर। वेरी गुड। अमेट्योर का मतलब क्या होता है? अमेट्योर वो इंसान होता है जो किसी चीज को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कर रहा होता है, प्रोफेशन की तरह नहीं कर रहा होता। मीन्स अमेट्योर डज समथिंग फॉर enjoyment, तो वो enjoyment की तरह कर रहा होता है, नॉट एज अ प्रोफेशन। मतलब उसको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है उसकी। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? अमेच्योर। अगले वर्ड पे आता है इनकार्सरेट कर दिया, मतलब उस इंसान को जेल में डाल दिया। कैप्टन प्रिजन और कंफाइनमेंट, इनकार्सरेट कर दिया, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इम्प्रिजन कर दिया, डिटेन कर दिया, कन्फाइंड कर दिया, बिहाइंड बार्स पुट कर दिया है ना, पुट बिहाइंड बार्स, मतलब उस इंसान को जेल में डाल। एंटोनिम्स फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया, इमेंसिपेट कर दिया। अच्छा, लिखा है इमेंसिपेट, तो फ्री कर दिया, एक्विट कर दिया, फ्री कर दिया। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सरकार के करप्शन के बारे में बात कर रहे, तो उन लोगों को क्या किया? जेल में डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड इज परफीडियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है। तो परफीडियस लोग क्या होते हैं? बेवफा होते हैं। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अनफेथफुल एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट है, किसी को धोखा दे सकते हैं। ट्रेचरस हैं, डिसीटफुल हैं, डिसलॉयल हैं, क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। इसका नाउन फॉर्म बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, परफिडी। परफिडी इज व्हाट? बेवफाई। एंटोनिम्स, आप लॉयल हो, फेथफुल हो, ट्रस्टवर्दी हो, आप पे विश्वास करा जा सकता है। तो किंग ने धोखेबाज मिनिस्टर को पनिश किया, क्यों? क्योंकि उसने चुपके से एनिमी की मदद करी, तो इसलिए किंग ने क्या किया? उसको पनिशमेंट दी। तो धोखा को, धोखेबाज को क्या बोलते हैं? परफिडियस, डिसीटफुल, डिसलॉयल। धोखे को और क्या बोलते हैं? एक तो परफिडी बोलते हैं धोखे को,
और क्या बोलते हैं, बिट्रेयल मीन्स धोखा, डिसीट भी बोलते हैं। डिसीट इज ऑल्सो व्हाट, आप उस इंसान को क्या दे रहे हो, आप उस इंसान को धोखा दे रहे हो, उस इंसान के साथ फ्रॉड कर रहे हो, डिसेप्शन कर रहे हो, राइट, ट्रिकरी कर रहे हो, ट्रेचरी कर रहे हो, ट्रेजन कर रहे हो, डुप्लिसिटी कर रहे हो, मतलब उस इंसान के साथ आप धोखा दे रहे हो, उस इंसान को धोखा दे रहे हो। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर नाउन। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं सेशन को, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन तुरंत, विदाउट अ गैप। कर दिया सभी ने? चलो आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। मजा आया इस तरीके से? मैं कमेंट एक बार मुझे बता भी देना, आई तो नहीं ना मैं किसी भी वर्ड के ऊपर? ये पैटर्न ठीक लगा कि नीचे का पोर्शन ही फ्री है, कि आई कैन मूव एनीवेयर, और मैं कंटेंट पे भी नहीं आऊंगी और आपके सबटाइटल्स भी आ जाएंगे। द प्रिजन दैट कुड नॉट केज हिज स्पिरिट, वो जेल जो उसकी आत्मा को बांध नहीं पाया। आप लोगों के कमेंट्स, चलो आ जाते हैं स्टोरी पे। तो जो दक्ष था वो एक, आज कहानी किसकी है, आज कहानी है दक्ष की। तो दक्ष एक बहुत ही यंग मैन था, जिसका एक बहुत ही नया नया सपना था कि वो एक सिविल सर्वेंट बनेगा, बट जिंदगी ने उसको एक बहुत ही पेनफुल लिम्बो, लिम्बो मीन्स अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है क्या होगा, तो एक बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में डाल दिया, जब एक उसका धोखेबाज फ्रेंड था, परफिडियस मीन्स धोखेबाज, क्या बोल सकते हैं, डिसलॉयल। तो उसका एक बहुत ही धोखेबाज फ्रेंड ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, इसकी वजह से वो सोशली इनकार्सरेट हो गया, मतलब ऐसा उसे लग रहा था कि वो जेल में है, सोशली मतलब सोसाइटी ने उसको आइसोलेट कर दिया, शर्मिंदा से वो सोसाइटी को अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा था, इससे पहले कि सच्चाई प्रूव हो सके। बहुत सारे लोग उसको ओपनली डांटने लग गए, चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड करने लग गए, डांटने लग गए ओपनली। कुछ लोगों की जो टोन कैसी थी, कुछ लोगों की टोन परिएम्ट्री थी। परिएम्ट्री शब्द का मतलब क्या है, कि उनको लगता था हम ही सही हैं, मतलब बहुत ही बॉसी टोन थी कि मैं ही एकदम सही हूँ, मेरे अलावा कोई और सही नहीं है। एज इफ हिज गिल्ट, जैसे कि उसका जो गिल्ट है, उसका जो गुनाह है वो ऑलरेडी क्लियर है कि उसने ही गलत किया। बाकी लोग उसको गिरते हुए देख रहे थे, एक बहुत ही ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस में शो ऑफ कर रहे थे। वो किस चीज का शो ऑफ कर रहे थे, सिंपैथी दिखा रहे थे कि हमें तुम पे दया आ रही है, लेकिन उनका सेटिस्फैक्शन छुपा हुआ था, वो उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। दक्ष के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, और वो उसको बहुत ही सोच समझ के खर्च करता था। पार्सिमोनियसली का मीनिंग क्या है, कंजूस वाले तरीके से, मतलब बहुत ही ना के बराबर खर्च करता था। वो हर एक पैसा बचाता था किताबों के लिए, मदद के लिए, और अपनी फैमिली की ज़रूरतों के लिए। लेकिन कभी भी उसने अपनी गरीबी को अलाउ नहीं किया कि वो उसके रिस्पेक्ट को, डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट को तबाह कर दे। इतने डार्क मंथ्स में भी उसने रियलाइज किया कि जो ट्रू ब्यूटी है, पल्किट्यूड मीन्स ब्यूटी, जो असली ब्यूटी है वो अपीयरेंस में नहीं है, स्टेटस में नहीं है, तारीफ में नहीं है, बल्कि किस में है, करेज में है, पेशेंस में और ताकत में। और तो वो हर किसी से चिल्ला चिल्ला के लड़ता नहीं था, वो शांति से पढ़ता था, सबूत इकट्ठे करता था, एविडेंस मीन्स प्रूफ इकट्ठे करता था, एंड फाइनली उसने क्रॉस कर दिया उन लोगों को जिन लोगों ने उसे फंसाया था। उसने सच्चाई दिखाई बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अथॉरिटीज के सामने। जब उसका नाम क्लियर हुआ तो वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो एकदम शांत हो गए, लेकिन दक्ष ने अपनी विक्ट्री को वेस्ट नहीं किया बदला लेने में। उसने कोई बदला नहीं लिया किसी से, उसने अपनी तैयारी पे वो वापस गया डिसिप्लिन के साथ। उसको पता है कि आप किसी इंसान की आत्मा को कैद नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना सरेंडर करे। बहुत सालों बाद उसका एग्जाम क्लियर हुआ, तो उसकी सक्सेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं था, वो एक आंसर था धोखे का, शर्मिंदगी का और डर का। उसने प्रूव किया कि कितना ही डार्क प्रिजन क्यों ना हो, वो एक ऐसी सोल को बंद नहीं कर सकता है जो विश्वास करने से करती रहे। रिफ्यूजेस टू स्टॉप बिलीविंग मीन्स जो विश्वास करती रहे हर समय अपने ऊपर। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बोला, ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बोली, या तो कोई बदला लेने में कुछ नहीं रखा। आपको लगे कि मैं चिल्लाऊंगा उसके ऊपर, उसको डांटूंगा, उसको खराब बोलूंगा, उससे बदला लूंगा, इसमें आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करते। तो रिवेंज इज नॉट द सोल्यूशन। और असली रिवेंज पता है क्या होता है, असली रिवेंज ये होता है कि आप
अपनी मेहनत से अपना नाम कमाओ और आगे बढ़ के दिखाओ। तो एक लाइन थी, ठुकरा के मेरा प्यार वो मेरा इंतकाम देखेगी, कोई मूवी थी या कोई डायलॉग था ऐसे, हाँ। तो असली रिवेंज में क्या था कि वो इंसान आईएएस ऑफिसर बन गया था, ऐसे कोई था कुछ। तो द रियल रिवेंज, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आपसे खराब बोल रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या दिखाओगे? अपना पेशेंस, अपना डिसिप्लिन और अपना करेज, जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और वही असली रिवेंज हो। शादी में जरूर आना। चलो, तो ट्रू स्ट्रेंथ आपके चिल्लाने से नहीं होती है, आपके घमंड से नहीं होती है, आपके बदले से नहीं होती है। ट्रू स्ट्रेंथ होती है जब आप मेहनत अपने ऊपर करते हो और उठते हो उस धोखे के बाद भी। दैट इज योर ट्रू स्ट्रेंथ। चलो, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। जक्स्टापोज 8 बार एग्जाम में आ चुका है। जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? आप चीजों को बगल बगल में रख रहे हो। टू प्लेस डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, जिससे कि बहुत ही बढ़िया इफेक्ट बने। तो बगल बगल में चीजों को रख रहे हो मतलब जक्स्टापोज कर रहे हो। जिंक्स, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही गंदा लक लेके आया, उसको बोलते हैं जिंक्स। तो जिंक्स मतलब अपशकुन कह सकते हैं इसको। तो लोगों को लगता है कि कांच के टूटना को अपशगुन होता है, तो अपशगुन मीन्स जिंक्स। जनता बेसिकली एक पावर, एक ग्रुप है। जैसे म्यांमार में जनता का रूल है, तो ये जनता पब्लिक नहीं है, ये जनता क्या है? मिलिट्री ग्रुप होता है जो कंट्री को रूल करता है फोर्स से। जॉन्ट, इंजॉयमेंट के लिए आप एक जर्नी पे चले गए, आज पहाड़ घूमने का मन कर रहा है, चलो पहाड़ों पे चलते हैं। तो अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर इज व्हाट? जॉन्ट। फ्रेजल वर्ब्स, पिक आउट, विच वन विल यू पिक आउट? तुम कौन सा चूज करोगे, कौन सा सिलेक्ट करोगे? किसको आप चूज कर रहे हो, किसको सिलेक्ट कर रहे हो? पिकअप तो इजी है, आपने किसी चीज को उठा लिया, पिकअप कर लिया। और डिलीवरी बॉयज जो होते हैं पिकअप करते हैं, जब भी आपका कोई सामान आपको रिटर्न करना होता है तो दे पिकअप। पिकअप का मतलब क्या है? ले जाते हैं उसे। प्ले डाउन, डोंट प्ले हिम डाउन, उसको ना कम इंपॉर्टेंट मत दिखाओ, है ना, उसकी वैल्यू मत कम करो सबके सामने। तो प्ले डाउन मीन्स मेक लेस इंपॉर्टेंट, आप किसी की वैल्यू कम कर रहे हो सबके सामने। प्ले अप टू, क्या कर रहे हो? चमचागिरी कर रहे हो, सामने वाले को क्या कर रहे हो? कोएक्स कर रहे हो, कैजोल कर रहे हो, फ्लैटर कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो आप अपने फायदे के लिए। तो वो बॉस की चमचागिरी कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए। idioms and phrases, when the going gets tough the tough get, मतलब जब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं। तो स्ट्रांग लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं ब्रेवली और आगे बढ़ते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती? प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, बट बिना रुके आगे बढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे भाई, टाइम लगता है चीज़ों को होने में। एक दिन में इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाएगी, एक दिन में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, बट अगर लगातार चलते रहे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। तो बिग अचीवमेंट्स टेक टाइम एंड एफर्ट। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखो मीन्स थोड़ा सा सब्र रखो, बी पेशेंट। इजी कम इजी गो, जो चीजें बहुत आसानी से मिलती है ना वो आसानी से चली भी जाती हैं। एक, क्या बोलते हैं उसे, कि कोई एक दिन में फेमस हो गया तो वो लोग उसे भूल भी जाएंगे, लेकिन जो इंसान लगातार मेहनत करता है उसकी चीजें आसानी से नहीं जाती। तो इजी कम एंड इजी। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये हमने पढ़ा था, आसमान से गिरे खजूर में लटके। मतलब एक प्रॉब्लम से तो निकल गए लेकिन दूसरी और खराब प्रॉब्लम में फंस गए। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, नाम से ही समझ में आ रहा है, लाफ्टर सबसे अच्छी चीज है, आपका स्ट्रेस रिलीफ करती है, आपका मूड इंप्रूव करती है। मजा आया सभी को? ये वाली स्टोरी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे, काले से ग्रे। वैसे तो नहीं समझ में आ रहा, अभी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऑथर ने ब्लैक टू ग्रे क्यों बोला है। ग्रे का मतलब वैसे होता है जो चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है जो चीज एकदम क्लियर है।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट की हम बात करने वाले हैं 2024। चलिए, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, एक बार थम्स अप दे देंगे सभी लोग मुझे कमेंट्स में। तो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? अगर इंडिया को सबूत चाहिए, किस चीज का सबूत चाहिए भाई? ऑफ इट्स शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मीन्स बदलता हुआ, चेंजिंग। तो इफ इंडिया वांट्स प्रूफ, इंडिया को सबूत चाहिए उसके चेंजिंग डेमोग्राफिक स्टेटस। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू पीपल। रिलेटेड टू पीपल का मतलब क्या है? कि लोगों की इनकम कितनी है, लोगों की हाइट कितनी है, लोगों का वेट कितना है। इसमें एक रूट वर्ड है डेमो। डेमो शब्द का मीनिंग होता है पीपल, लोग। तो अगर इंडिया को सबूत चाहिए अपने बदलते हुए लोगों के स्टेटस का, तब जो लेटेस्ट एसआरएस बुलेटिन है, तो अभी जो एसआरएस जो रिपोर्ट आई है, एसआरएस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके जो बुलेटिन है उसका मतलब उसका जो डॉक्यूमेंट आया है एक तरीके से, उसकी जो रिपोर्ट आई है 2024 की, उसने हमें वो चीज दे दी है। द फिगर्स, फिगर्स मीन्स नंबर्स, जो नंबर आए हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, ये जो रिपोर्ट आई है 2024 की, ये ऑफर करते हैं इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। इनकॉन्ट्रोवर्टेबल मीन्स जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, मतलब जो एकदम सही है, मतलब जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, नो कंट्रोवर्सी, मतलब जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो ये बिल्कुल कंट्रोवर्सी, हाँ, तो ये ऐसा प्रूफ देते हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, कोई लड़ाई नहीं हो सकती, कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। फर्टिलिटी रेट समझते हो? फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक कपल कितने बच्चे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो हमारे यहाँ जो है फर्टिलिटी रेट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लो क्रूड बर्थ रेट। लो क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? कि हमारे यहाँ कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 पीपल, उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट मीन्स हर 1000 लोगों में कितने बच्चे हैं जो जिंदा पैदा हो रहे हैं। तो ये भी हमारे यहाँ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन हमारी कम होती जा रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं हमारी कंट्री में। ये बात साबित हो चुकी है। टू शो दैट, तो इसका मतलब क्या है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडिया की जो पेस है, पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। इंडिया की जो स्पीड है पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो कंसिडरेबली मीन्स अच्छा खासा, ह्यूजली स्लो डाउन करती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। वाइल द पंडित्स, पंडित्स कौन होते हैं? जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने काम में। तो ये जो पंडित्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कम से कम 30 साल लगेंगे पॉपुलेशन, एटलीस्ट 3 decades ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द कंट्री, कि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कम से कम 30 साल पॉपुलेशन ग्रोथ की कंट्री के लिए। तो ये जो प्लंजिंग फर्टिलिटी रेट है, मतलब ये जो प्लंजिंग मीन्स डिक्रीजिंग, ये जो कम होता हुआ फर्टिलिटी रेट है, ये सर्टेनली कमांड्स, ये क्या ऑर्डर कर रहा है? पॉज, कि हमें रुकना चाहिए। और कंटेम्पलेशन मीन्स सोचना चाहिए। कंटेम्पलेशन इज डीप थिंकिंग। तो हमें डीप थिंकिंग करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, और हमको आगे बढ़ना चाहिए फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, कि हम
एक क्राइसिस को क्रेस्ट कर सकें। क्राइसिस को क्रेस्ट करने का मतलब क्या, उस क्राइसिस को हम क्रॉस कर सकें। क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को क्रॉस करें जो बहुत सारी कंट्रीज अभी भी परेशान है मैनेज करने में, कि हमारी यूथ की पॉपुलेशन कम होती जाए। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 हो चुका है। तो हर कपल के लगभग लगभग मतलब 1.9 मीन्स एवरेज जब हमने निकाला तो 1.9 हो चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 से कम है। तो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे और होंगे जिससे कि पॉपुलेशन सेम रहे। तो 2.1 से वो कम है। एडेड मीन्स हेल्प्ड, इसको मदद कौन कर रहा है? इन लार्ज मीन्स जनरली बाय अ फॉलिंग बर्थ रेट। तो ये 2.1 से 1.9 क्यों हुआ है? ये 2.1 से 1.9 इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बर्थ रेट कम होता जा रहा है। अब जो बच्चे हैं वो कम पैदा होते हैं। एज पर द लेटेस्ट SRS डेटा, इस डेटा के हिसाब से इंडिया का जो बर्थ रेट है वो 21 था 2014 में, अब वो 18.3 हो चुका है 2024 में। मतलब पर 1000 लोगों में 21 बच्चे हो रहे हैं। अब वो 18.3 हो चुका है, जबकि जो डेथ रेट है वो हल्का सा, मार्जिनली मीन्स बहुत ही हल्का सा, डेथ रेट बहुत ही हल्का सा कम हुआ है, 6.7 से 6.4 हो चुका है। द कंट्री इज वेल ऑन इट्स वे, कंट्री अच्छा खासे अपने रास्ते पे है। फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अभी तक हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब हमारी कंट्री का रास्ता बदल चुका है। अब हमारी कंट्री कहाँ जा रही है? एजिंग पॉपुलेशन पे जा रही है, कि पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है और जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो एक्सपेंशन है वो कम होता जा रहा है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अब फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, हमारे यहाँ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूथ है हमारा वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है। एजिंग पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम अब इंडिया भी सफ़र करेगा, जैसा कि बाकी कंट्री सफ़र कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आया? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? इंडिया माइट स्टिल, इंडिया अभी भी, रीप मीन्स टेक बेनिफिट ऑफ, इंडिया अभी भी फायदा उठा सकता है। किस चीज का फायदा उठा सकता है? अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? हमारा जो यूथ है, जो वर्किंग एज में है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारी पॉपुलेशन जो कि अपने वर्किंग एज में है, जो काम कर सकती है, जो यूथ में है अपने, बहुत अच्छे से काम करती है, तो इंडिया अभी भी उसका फायदा उठा सकता है। जो मीडियन एज है, मतलब जो हमने एक मीडियन निकाला कि अगर हम सारे लोगों को देखें और जो उनमें हमारी जो मीडियन एज आ रही है वो कितनी आ रही है? 29.2 ईयर्स आ रही है। मतलब अभी पूरे एवरेज अगर हम देखें तो 29.2 ईयर्स है। मतलब अभी भी हमारे जो लोग हैं वो अपने यूथ की तरफ ही है। इन स्टार्क, स्टार्क मीन्स बहुत ही सिवियर, या यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही क्लियर। और ये बात बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रास्ट है, चाइना में जो मीडियन एज है वो 40.2 की है। मतलब चाइना में लोग बुढ़ापे की तरफ ज्यादा है। एंड सेवरल अदर यूरोपियन नेशंस, अब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी लोग बुढ़ापे की तरफ है। इंडिया में लोग अभी अपने यूथ की तरफ है। 29.2 की हमारी मीडियन एज है। इन 2026 में इंडिया के पास लगभग 370 से 380 मिलियन यूथ होगा जिनकी एज 15 टू 29 ईयर्स होगी। इतने सारे लोग हैं हमारे पास जिनकी एज इस गैप में है, रिप्रेजेंटिंग, और ये लगभग 27% होगा कंट्री की पॉपुलेशन का। एस्टिमेट्स ऑल्सो पुट, एस्टिमेट्स हमें ये भी बता रहे हैं कि इंडिया में जो 35 ईयर से कम की जो पॉपुलेशन है वो 65% से ज़्यादा है।
तो हमारे यहाँ इंडिया जो है दुनिया का सबसे यंगेस्ट ग्रुप, कोहॉर्ट मींस ग्रुप्स में से, तो हमारे यहाँ बहुत यंग लोग हैं, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बेनिफिट है। यंग लोग जो होते हैं वो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इंडिया में बहुत यंग लोग हैं। इन डेमोग्राफिक टर्म्स, अगर हम डेमोग्राफिक टर्म्स में बात करें, डेमोग्राफिक मींस पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, लोगों के हिसाब से हम बात करें, हमारे यहाँ जो बर्थ रेट कम होता जा रहा है, कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी कम हो रही है। फर्टिलिटी कम हो रही है, वही मतलब विमेन अभी उतने बच्चे नहीं कर रहे जितने पहले कर रहे थे जो कपल्स थे। और इसका रीजन क्या है? इसके फैक्टर्स हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग अब शहरों में आ रहे हैं। गांव में लोग बहुत बच्चे करते थे, लेकिन अब शहरों में आ रहे हैं, खर्चे भी उस हिसाब से हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं किए जा रहे हैं। एजुकेशन बेटर हो गई है। कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस है। कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग क्या होता है? कि मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग है कि आप उस प्रोसेस को ही बंद कर दो जिस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। फिर इसको क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं। हाँ, तो लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस मिल रहा है कि लोग या तो नसबंदी करवा रहे हैं या फिर कुछ पिल्स या कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दवाइयां ले रहे हैं जिससे कि बच्चे ना हो। एंड द डिजायर फॉर स्मॉलर फैमिलीज, और एक चाहत है कि भाई फैमिली हो तो छोटी ही हो, बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज नहीं चाहिए। इंडियाज हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, इंडिया में क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा है कि 72 ईयर्स हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि 72 साल तक लोग जनरली रहते हैं। एंड डिपिंग डेथ रेट, और हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो भी कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से एक और साइड हमें दिख रही है इस बदलाव की। ट्रांजिशन मीन्स चेंज, पैराडिग्मा मीन्स मॉडर्न। तो हमारे यहाँ अब पॉपुलेशन बूढ़ी क्यों होती जा रही है? क्योंकि बर्थ कम हो रहे हैं और डेथ भी कम हो रही है। डेथ कम हो रही है तो लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डेथ कम हो रही है मतलब हमारे यहाँ हेल्थ केयर का एक्सेस भी अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। 72 ईयर्स जनरली लोग जी रहे हैं और डेथ्स भी कम हो रही है। तो अब इंडिया को रीअसेस करना पड़ेगा। रीअसेस मींस दोबारा से जांच करनी पड़ेगी, री इवेलुएट करना पड़ेगा आगे के रास्ते को। एंड पिवट, पिवट का मतलब क्या है? डायरेक्शन देनी होगी। पिवट का मतलब क्या? चेंज डायरेक्शन, या फिर एक डायरेक्शन बनानी होगी जिससे कि हम तैयार हो जाएं जरूरतों के लिए। कैसी जरूरतों के लिए? ऑफ अ फ्यूचर ग्रेइंग नेशन। तो वो नेशन जो बूढ़ा होता जा रहा है उसकी जरूरतों के लिए हम तैयार हो जाए। ग्रेइंग का मतलब है बूढ़ा होता हुआ नेशन। व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड डिसअपियर्स, जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स कि हमारे यहाँ ज्यादा यूथ है, ये बात जब खत्म हो जाएगी, जब हमारे यहाँ कम यूथ बचेंगे, ज्यादा बूढ़े लोग बचेंगे, तो उस चीज के लिए हमें इंडिया को तैयार होना पड़ेगा। द SRS डेटा जो हमारे पास, ये जो सर्वे हुआ इसका जो डेटा है, ये हालांकि फ्लैग कर रहा है। फ्लैग का मतलब क्या है? वार्न कर रहा है। इस बात की वार्निंग दे रहा है कि एक बहुत ही इमीडिएट कंसर्न भी है, एक और चिंता वाली बात है। और वो चिंता वाली बात क्या है? कि हमारे यहाँ वास्ट मीन्स ह्यूज, बहुत ज्यादा रीजनल एरिया के हिसाब से और गांव और शहरों के हिसाब से क्या है? डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी है। तो एक और चिंताजनक बात क्या है इंडिया में? कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। लास्ट पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस है, गांव में जो परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं कर रही है। नॉट ऑन अ पार मीन्स नॉट इक्वल। किसके साथ मैच नहीं कर रही है? शहरों से। तो गांव में जो परफॉर्मेंस है और जो शहरों में परफॉर्मेंस है, बहुत इनइक्वालिटी है। और जो सदर्न स्टेट्स जो हैं वो लगातार आगे है नॉर्दर्न स्टेट्स से। तो साउथ इंडिया आगे है नॉर्थ इंडिया से। ओवरऑल चाइल्ड सर्वाइवल इंप्रूवमेंट्स, की बच्चे जो जिंदा बच पा रहे हैं वो रियल है।
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 24 हो चुका है, मतलब जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो कम हो चुका है। लेकिन हाई बर्डन स्टेट्स, लेकिन वो स्टेट्स जो नॉर्थ में है वो अभी भी बहुत ज्यादा उनके यहाँ IMR है, मतलब नॉर्थ में ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत बड़ा बर्डन है, जहां पे आज भी बच्चों की बहुत डेथ हो रही है। स्टेट्स एंड एरियाज, वो एरियाज जो लैग हैं, लैग कर रहे हैं मतलब पीछे हैं, दैट आर बिहाइंड, तो वो एरियाज जो अभी पीछे हैं उनको क्या जरूरत होगी, उनको टारगेटेड इंटरवेंशन की जरूरत होगी। टारगेटेड मीन्स उनको देखते हुए सरकार को बीच में आना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, चाहे सरकार को उनको हेल्थ केयर अच्छा देना पड़े, अवेयरनेस जनरेट करनी पड़े, उनमें एजुकेशन फैसिलिटीज देनी पड़े। तो जो स्टेट्स पीछे हैं, जो एरियाज पीछे हैं, उनको हेल्थ केयर देनी होगी, अवेयरनेस देना होगा, एजुकेशन देनी होगी, जिससे कि क्या हो, एक अचीव इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या अचीव करें, जिससे हम क्या अचीव कर पाए, एक नेशनल कन्वर्जेंस। नेशनल कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, अलग अलग लेवल पे स्टेट्स हैं, सब एक ही लेवल पे आ जाए। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, एक जगह आ जाना, चीजें क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, मीन्स एक पॉइंट पे आ जाए। तो अगर सबको बराबरी पे लेके आना है, सबको इक्वल करना है, तो जो पीछे है उनको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। पैसेज समझ आया सभी को, मजा आया पैसेज पढ़ के? चलो आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। कौन कौन सी बातें हैं जो आप निकाल सकते हो, रिडक्शंस मींस जो आप निकाल सकते हो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमारे पास यंग लोग बहुत हैं, तो इंडिया के पास बहुत सारे अभी यंगर पॉपुलेशन है डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में। सही बात है, हमारे पास यंग लोग ज्यादा हैं चाइना वगैरह के कंपैरिजन में। इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो कम है, नहीं कम,
कम करे? नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं, हमारे पास बहुत यंग लोग हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज कम हो जाएगा अगर हमारे लोग बूढ़े होते गए और हमने तैयारी नहीं करी। सही बात है, हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज कम हो जाएगा अगर लोग बूढ़े होते गए, हमने अच्छे से तैयारी नहीं करी, तो हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। हमारे पास अभी तो यंग लोग हैं, लेकिन अगर हमने चीजें ठीक नहीं करी, हमारे लोग बूढ़े होते जाएंगे तो चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी। कौन कौन से इडियम्स बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं? डबल एज स्वॉर्ड मीन्स दो धारी तलवार। तो दो धारी तलवार तो है, दो धारी तलवार मीन्स फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हाँ, हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है तो लोग लंबा जी रहे हैं, लोग लंबा जी रहे हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, नुकसान भी है। सिमिलरली बच्चे कम हो रहे हैं तो फायदा है कि चलो पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रही है, लेकिन हमारे यूथ भी कम हो रहे हैं, तो फायदे नुकसान दोनों है, मतलब दो धारी तलवार तो है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है कि कुछ उम्मीद है, कुछ होप है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसमें ऑथर ने क्या बोला है कि कुछ उम्मीद है। हाँ, कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीद कैसे है? सिल्वर लाइनिंग क्या है कि हमारा हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है तो लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक जी रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी अच्छी भी हैं। तो ऑथर में खराब चीज़ें भी बताई और नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें भी बताई, दोनों तरह की चीज़ें बताई हैं ऑथर ने। ऑन बोरोड टाइम, हमारे पास टाइम अभी थोड़ा सा कम है। बोरोड टाइम है मतलब अगर हमने चीज़ों में डिले किया तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो सही बात है, अभी हमारे पास टाइम कम है, हमारा बर्थ रेट कम होता जा रहा है, फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, तो हमारे पास टाइम कम है, चीज़ों को हमें ठीक करना पड़ेगा। चीज़ें ठीक करेंगे तभी इंडिया को फायदा होगा। तीनों इडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर वॉज डी, ऑल ए बी एंड सी, सारे के सारे आपके सही। कोई परेशानी? चलो अगला, इंडिया अभी भी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकता है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो? तो यूथफुल पॉपुलेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें, स्किल डेवलपमेंट करें। सही बात है, मतलब हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे यूथ हैं, तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें और स्किल उनका डेवलप करें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। डेमोग्राफिक एडवांटेज अकेला गारंटी करता है कि नेशन प्रॉस्परस हो जाएगा? नहीं, अकेले वर्ड ने गड़बड़ कर दी। यूथ होने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो बी तो नहीं हो सकता। कंट्रीज जहाँ पे बूढ़े लोग हो रहे हैं उनमें लेबर शॉर्टेज होता है और इनमें क्या होता है, डिपेंडेंसी बर्डन होता है। तो वो कंट्रीज जहाँ पे लोग यूथ नहीं है, बूढ़े लोग हैं, इसका मतलब है वहाँ पे लेबर शॉर्टेज। ये भी सही बात है, इसका मतलब इंडिया के पास यूथ है तो इंडिया फायदा उठा सकता है अपने लोग यूथ का। तो आंसर वॉज बी, बोथ ए एंड सी। ए और सी दोनों के दोनों सही है कि यूथफुल पॉपुलेशन को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कंट्री बहुत फायदा उठा सकती है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इंडिया का जो फर्टिलिटी लेवल है वो गिर गया है रिप्लेसमेंट से। सही बात है, 2.1 होता है रिप्लेसमेंट लेवल, अभी इंडिया का शायद 1.8 है, 1.9 था। जो गांव में जो चीजें हैं वो अच्छे ही हैं शहर से, गांव की चीजें अच्छी हैं शहर से नहीं, गांव अभी थोड़ा सा पीछे है शहर के कंपैरिजन में। इंप्रूवमेंट जो हुए हैं इन्फेंट मोर्टालिटी में, कि बच्चों की अब कम डेथ हो रही है, इसका मतलब है कि प्रोग्रेस हुई है, बच्चा अब ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। सही बात है, तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों आंसर्स हैं। ऑथर की टोन कैसी है? सेलिब्रेटरी है और फिर भी कॉशनरी है। हाँ, ऑथर सेलिब्रेट तो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है, अब लोग लंबा जी रहे हैं, इस टाइम तक लोग जी रहे हैं, हमारे पास अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अभी तो बहुत यूथफुल लोग हैं, बट केयरफुल होने को भी बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है तो केयरफुल भी हो जाओ। ऑथर ने कोई इमोशंस नहीं दिए, सिर्फ डेटा दिया है। नहीं, सिर्फ डेटा तो नहीं दिया, ऑथर ने अपने ओपिनियंस भी दिए हैं। ऑथर किसी को लेके डाउट कर रहे हैं, ऑथर मना कर रहे हैं कि ये सब बेकार है, बकवास है। डाउट कर रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं सब बकवास है, सारी चीज़ों को डिसमिस कर रहे हैं। ऑथर पोलेमिकल है, बहुत खराब बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बांट रहे हैं, बटाव की बात कर रहे हैं। क्या ऑथर की टोन नेगेटिव है इतनी कि ऑथर किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, आंसर इज ए। ऑथर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, हमारा हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है, लोगों की डेथ कम हो रही है, तो ऑथर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं चीज़ों को और केयरफुल होने को भी बात कर रहे हैं। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। नाउ वी विल स्किम द पैसेज। सबसे पहले आप स्किमिंग करके मुझे आंसर्स बताएंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने अभी तक थम्सअप नहीं दिया है वो तुरंत के तुरंत थम्सअप दे देंगे। अच्छा, आई होप सभी को पता है कि कल से नया इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल से आप सभी लोगों का परफेक्शन 6.0 स्टार्ट हो रहा है। तो जितने बच्चों ने अभी तक
वेट कर रहे थे कि नया बैच कब से स्टार्ट होगा तब सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो वो आज के आज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज आखिरी डेट भी है क्योंकि कल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। NB60 आपका कोड लगेगा, यू विल गेट 60% डिस्काउंट, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कीजिए कि आप कल से ही क्लासेस में आना स्टार्ट कर दें। कल वेडनेसडे है तो पहली क्लास होगी, इंट्रोडक्टरी क्लास आपको देखनी है जो कि अपलोड हो जाएगी आपके 6.0 में, और एक लाइव क्लास भी होगी यूट्यूब पे। तो सबसे पहले आज के आज सब्सक्रिप्शन लेके आपको क्या करना है, प्रोफेशन 6.0 में जाना है और उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास देखनी है। इंट्रोडक्टरी क्लास देखोगे तो सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, कैसे प्रोफेशन को का फायदा उठाना है। बाकी डिटेल्स मैं एकदम सेशन के लास्ट में दूंगी। बेबी बेट, बेट का मतलब क्या होता है, आप किसी को बेट दे रहे हो। बेट का मतलब क्या है, उसको एक एनकरेजमेंट दे रहे हो, इंसेंटिव सा दे रहे हो, उसको बोलते हैं बेट, उसको फंसाने के लिए। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव्स की प्रपोज में जो उन्होंने ऑफर किया, जो प्रस्ताव दिया है कि फैमिलीज को जो इंसेंटिव देने वाले हैं, क्या इंसेंटिव देने वाले हैं, चलो देखते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए लेट्स सी कितने लोगों के क्या क्या स्कोर्स रहे। हमने इसको स्किम किया। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं जिन फैमिलीज के 3 या ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए। स्टेट का फर्टिलिटी रेट 3 से 1.5 हो चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, नेशनल एवरेज से भी कम है।
तो पॉलिसी मेकर्स को डर लग रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत बूढ़ी हो जाएगी, इसकी वजह से डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ जाएगा। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं कि तीसरे बच्चे पे 30,000 रुपये मिलेंगे, चौथे बच्चे पे 40,000 रुपये मिलेंगे और 1,000 रुपये का मंथली पेमेंट भी मिलेगा 5 साल तक। फ्री एजुकेशन मिलेगी 18 साल की उम्र तक, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिलेगी मदर्स को, सपोर्ट मिलेगा स्कीम के द्वारा, मैटरनिटी लीव लंबी मिलेगी और बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन सबूत दिखाता है कि कैश इंसेंटिव से अकेले इंक्रीज नहीं आता है। फैमिलीज आजकल कम बच्चे करना चाहते हैं क्योंकि हाउ घर की कॉस्ट बढ़ गई है, एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ गई है और वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो स्टेट ने दिया है, इससे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस नहीं कवर होंगे, थोड़े बहुत हो जाएंगे बट लंबे टाइम तक कैसे कवर होंगे। ऊपर से सरकार का गोल है कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, ये भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा क्योंकि जितना ज्यादा फैमिली का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा मदर पे बर्डन आएगा। जब तक आप उतना ज्यादा वर्क प्लेस सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट करते, जैसा कि फ्रांस और नॉर्डिक कंट्रीज ने किया है। एक और चिंता है कि जो बेनिफिट्स हैं गरीब फैमिलीज को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाएगी। उनको लगेगा कि चलो अभी 10,000 रुपये मिल रहे हैं कर लेते हैं, 30,000 रुपये मिल रहे हैं अभी कर लेते हैं बच्चा, लेकिन बाद में क्या, उस बच्चे को बड़ा करने में, सारी चीजें करने में कितना खर्चा होगा, वो उस चीज को उस समय नहीं सोच पाएंगे। तो गरीब लोग ज्यादा इंपैक्ट होंगे इससे। फिर एनवायरनमेंट पे भी प्रेशर आएगा, पानी की कमी हो जाएगी, इतने ज़्यादा बच्चे हो गए, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो वेस्ट मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को आप यूज़ कर रहे हो अपने पॉलिटिकल कंसर्न्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स वगैरह आइडेंटिफाई होने वाली हैं कि किस जगह कितनी सीट्स होंगी उस पार्टी को, उस पूरे के पूरे एरिया में। तो ये एक गलत सोल्यूशन है आपका। तो ऑथर ने आंध्र प्रदेश की सरकार की बुराई करी है कि आपने सोच समझ के नहीं लिया है, ये पॉलिसी को सोच समझ के नहीं बनाया है, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बुराई क्या करी है ऑथर ने, आप माइग्रेशन को इग्नोर कर रहे हो, माइग्रेशन की तो बात ही नहीं बोली। इंसेंटिव से जो इकोनॉमिक रीजंस हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते, सही बात है, सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मेन कॉज है नहीं, ऑथर ने बोला कि सिर्फ इंसेंटिव देने से फायदा नहीं होगा, आप पूरा सिस्टम बनाओ, या तो उनकी एजुकेशन का पूरे का ख्याल रखो, सारा का सारा सपोर्ट दो उनको, मदर जो वर्क प्लेस पे जाएगी तो पीछे से कैसे चीजें मैनेज होंगी, सारी चीजें करो। सिर्फ इंसेंटिव देने से काम नहीं चलेगा कि पैसा दे दिया काम चल गया, नहीं। फर्टिलिटी रेट रिलेटेड कैश इंसेंटिव्स के बारे में ऑथर ने क्या बोला, हमेशा फेल होते हैं, नहीं। फर्टिलिटी कम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ऐसा भी नहीं बोला। ऑथर ने बोला चलो थोड़ा टाइम के लिए तो हेल्प कर देंगे, चलो 30,000 रुपये आ रहे हैं कुछ समय के लिए तो हेल्प कर देंगे, 40,000 रुपये आ रहे हैं चौथे बच्चे पे कुछ समय के लिए तो हेल्प हो जाएगा, बट लंबे टाइम तक नहीं होगा। सब्सिडीज पूरी तरीके से एजिंग को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, नहीं। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। एवरीवन टेल मी द आंसर्स। स्टिपुलेट करना मीन्स कंडीशन बताना, कंडीशन लगाना। प्रेरोगेटिव आपका हक है, वो स्पेशल राइट है। रेक्टिफाई चीज़ों को ठीक करना। वेनरेट रिस्पेक्ट करना। एब्रोगेट किसी चीज़ को हटा देना। 3, 5, 2, 4 एंड 1। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। ड्रॉ लाइन इन द सैंड, मतलब आपने लिमिट बना दी है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब आप सर्वाइव कर पा रहे हो फाइनेंशियली। होल्ड वन हॉर्सेस, आज ही पढ़ा था, पेशेंट हो आप। गो अगेंस्ट द ग्रेन, ऑपोजिट काम कर रहे हो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, या मतलब प्रॉब्लम को दोबारा स्टार्ट मत करो, प्रॉब्लम को छोड़ दो। C, B, E, D एंड A। स्कोर्स 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे की जिम्मेदारी है। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है स्नेहा अरोड़ा। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। ठीक है, मजा आ रहा है। तो परफेक्शन 6.0 को हम थर्सडे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। तो 6.0 आपका थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। अब वेडनेसडे को आपको एक यूट्यूब पे क्लास मिलेगी, जो कि इसकी पहली क्लास भी होगी, और एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपके लिए अपलोड भी हो जाएगी। तो बेसिकली आज आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास आज आपकी अपलोड होगी, उसको देखना स्टार्ट करना है। वेडनेसडे वाली क्लास से फिर आपको लाइव आना स्टार्ट। टाइमिंग्स जो होते हैं परफेक्शन के वो 11 बजे होते हैं। आपको पुराने परफेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती है। परफेक्शन एक साइक्लिकल बैच होता है, आप जिस परफेक्शन से स्टार्ट करते हो उसी में आपको आगे बढ़ना होता है।
तो अगर आप 6.0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 6.0 के बाद 7.0, 8.0, 9.0 इस तरीके से आपको देखने होते हैं। आपको हर परफेक्शन बार बार लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो दैट इज 1400, आपको 12 महीने तक सारे परफेक्शन बैचेस मिलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब ही ये होता है कि मेरे जितने भी बैचेस आ चुके हैं, जितने भी बैचेस आएंगे, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो जिस प्रोफेशन से आप स्टार्ट करो उसी प्रोफेशन से आपको स्टार्ट करना है। 3 महीने के अंदर आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना पड़ता है। वो वादा क्या होता है कि आप 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा प्रोफेशन रेगुलरली करो। 1-2 घंटे नहीं होते, लगभग 2.5 घंटा ही हो जाता है। तो 2.5 घंटे आपको रेगुलरली इंग्लिश को देना पड़ेगा। ये वादा मैं आपसे कर सकती हूँ, अगर आप 2.5 घंटे इंग्लिश को रेगुलरली दोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट उसके लिए इतनी मेहनत मुझे आप सबसे चाहिए होगी। कोड आपका NB60 लग जाएगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। क्लासेस आपकी यस ऑफिसर एप्लीकेशन पर होती है। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपको यस ऑफिसर का इंग्लिश एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जिसमें आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश के साथ क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है, तो आप सफलता कोड लगाओगे, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी होगी, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि आप क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन भी मिस ना। ठीक है, मुझे आज के सेशन का फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा, गॉड ब्लेस यू। आई होप आप लोगों को इस सेशन से फायदा हो रहा है, एंड बस ऐसे ही रेगुलरली क्लासेस में आते रहो। अपने आप इंग्लिश कब कब में इंप्रूव हो जाएगी।